इसका थंबनेल वो वाला लगा ले क्या? अमन सर के स्टूडेंट ने किया कमाल, वो वाला थंबनेल लगा दे इसका। अमन सर के स्टूडेंट की आई ये वाली रैंक। तो भाई बात ऐसी है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एक स्टूडेंट के सिलेक्शन के अंदर स्टूडेंट की मेहनत होती है 85%, उसके फ्रेंड्स की जो उसके आसपास का एटमोसफियर है, उसके जैसे फ्रेंड्स हैं उनका रोल होता है 5%, उसके पेरेंट्स का रोल होता है 5% और टीचर का रोल होता है लास्ट का 5%। और ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनमें मैं सही बताऊं तो 5% भी नहीं, टीचर का जो रोल है वो 0.001% तक होगा। अगर ये मुझसे नहीं किसी और से पढ़े होते, उनसे नहीं किसी और से पढ़े होते, एक्स वाई जी किसी से भी पढ़े होते, इनके इतने ही मार्क्स आए होते। तो इनकी वीडियो डालने का मकसद ये नहीं है कि इनकी कोई रैंक का या इनके कोई मार्क्स का क्रेडिट मैं ले लूँ। ये वीडियो डालने के पीछे जो मेरा मोटिव है वो ये है कि आप लोगों को थोड़ी गाइडेंस मिल जाए। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं तैयारी के दौरान अगर ये वाली चीज़ में फंस रहा हूँ, अच्छा मैथ्स मेरा वीक है मैं इसमें फंस रहा हूँ, या जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक टाइम के बाद मार्क्स स्टक हो गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अब किस चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए, तो उन चीज़ों में प्रोग्रेस हो पाए, है ना। दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जिनका मोटिव होता है सिलेक्शन लेना, और एक ऐसे भी तो बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन तो हो रखा है, एक पोस्ट पे काम करें और बेटर पोस्ट के लिए काम करना चाह रहे हैं, या फिर शुरुआत में लेवल अच्छा है, उसको ये तो पता कि मुझे पोस्ट मिल जाएगी लेकिन मुझे और बढ़िया पोस्ट कैसे मिल पाएगी। मैं किन चीज़ों में लैग कर रहा हूँ कि मैं अपने अगर 10-20 नंबर भी बढ़ा लूंगा तो मैं अच्छी जगह पे अच्छी लोकेशन पे पोस्ट ले पाऊंगा, अच्छी पोस्ट ले पाऊंगा, तो उसके लिए कैसे काम करें। तो इस वीडियो का जो अपना मेन मोटिव है वो ये वाला है, ठीक है। अब नितिश का जो स्कोर है वो नितिश आपको बताएंगे। तो CGL 20 में और 21 में क्या क्या स्कोर रहा, मैथ्स इंग्लिश में टोटल कितना? 20 में सर प्री में थे 191.57, देन मैथ्स में 195, इंग्लिश में 180 एंड टाइप 3 में 65, एंड 2021 में है प्री में 192.5, मैथ्स में 197.5 एंड इंग्लिश में 182.5। तो टीयर 3 का भी रिजल्ट नहीं आया अपना, CGL 2021 का, जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहे हैं जब रिजल्ट आ जाएगा तो फाइनल रैंक भी पता चल जाएगी। अभी CGL 2020 के अंदर एक्सपेक्टेड रैंक है ऑल इंडिया रैंक 3, और जब CGL 21 का आएगा तो उसमें भी अपने को रैंक अप्रॉक्स पता चल जाएगी जिस दिन ये निकलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये शूट शायद मैं उसी दिन डालूंगा, ये वीडियो उसी दिन डालूंगा जिस दिन वो रैंक डिक्लेयर हो जाएगी, तो वो आपको थंबनेल वगैरह पे दिख जाएगी, ठीक है। तो भाई वही सेम सवाल, सबसे पहले मैथ्स कैसे प्रिपेयर किया, अच्छा पहले बैकग्राउंड कैसा था, मैथ्स का पहले होल्ड कैसा था, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है ये चीज़ क्लियर करना कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो। कई बार क्या होता है कि लोग सुन लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये 2 महीने में करा, 3 महीने में करा, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो आपका बेस क्या है, पहले मैथ्स का बैकग्राउंड है कि नहीं है, मैथ्स कैसे पढ़ा, तैयारी कैसे करी, उनमें क्या प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया और उनको कैसे टैकल किया। सबसे पहले सर मेरा बैकग्राउंड तो पूरा मैथ्स ही रहा है, बीटेक की है तो मैथ्स बैकग्राउंड से था, ठीक है। इवन मेरी मैथ काफ़ी अच्छी थी। थर्ड ईयर में मेरा दोस्त था व्योम, उसने बोला था कि या तो CGL की तैयारी कर या कैट की, और तो मैं बोला कि नहीं, अभी तो गेट देंगे अपन तो टेक्निकल, मैं गेट की तैयारी करूँगा। और आज ऐसा है कि वो PSU में काम कर रहा है और मैं CGL। अच्छा उल्टा हो गया। हाँ, फिर जैसे फाइनल ईयर आया तब तक मेरे को लग गया था कि PSU में जो प्रोफाइल है जो अभी जॉब कर रहा हूँ वैसे ही कुछ है, तो उसमें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने और ऑप्शन ढूंढे तो एक CGL मिला। फिर हम ऐसे तो बेसिकली ये जो तैयारी का आपका जर्नी शुरुआत हुई है ये कब से करी है, मतलब कॉलेज में ही कर दी थी कि अपन ने जब जॉब लग गई, जॉब करते करते उस टाइम पे कुछ स्विच करने की सोची, कैसे सोचा? नहीं, कॉलेज में एक बार देखा था, फिर आइडिया ड्रॉप कर दिया उस टाइम तो। अच्छा कॉलेज में प्लान बनाया लेकिन उस टाइम पे उसको परस्यू नहीं। हाँ फाइनल ईयर में फिर ठीक है। मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी अक्टूबर में 2020 में टाटा पावर में, ठीक है। और मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, उसने CGL की तैयारी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो उसने मेरे को थोड़ा समझाया, मेरा रूममेट था कॉलेज में वो, उसने समझाया मेरे को CGL के बारे में थोड़ा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है सब, तो फिर मेरे को थोड़ा आइडिया लगा। तो ऐसे ही वो अभिनय सर को फॉलो करता था वो, तो उसने एक दिन मेरे को ऐसी कोई वीडियो भेजी अभिनय सर की, वो ऐसी ही कोई अलग टॉपिक पे थी, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थी, तो मैंने वो देखा, 1-2 वीडियो में और देखी, तो एक दिन ऐसे कोई वीडियो देख रहा था तो उन्होंने बोला कि एक टेस्ट लूँगा अनअकैडमी संडे को मैं, और उसमें अगर रैंक 1 आई, मैथ ओनली मैथ था उसमें, तो मैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 1 साल फ्री दूंगा। तो मैंने वो ऐसे ही टेस्ट दे दिया और उसमें मेरी रैंक 1 भी आ गई थी, और फिर मैंने कुछ नहीं देखा, बस फिर छोड़ दिया। ऐसा सोचा था कि 2021 वाला अटेम्प्ट देंगे, जैसे 2020 का पेपर होगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे। अच्छा। फिर अप्रैल में कोविड की सेकंड वेव आ गई थी और पेपर था मई में 2020 का शायद, ठीक है। तो ये था कि अब पेपर तो होगा नहीं, तो मैंने सोचा कि ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम हो गया तो ज़्यादा काम नहीं था, कि अभी टाइम है
मौका भी है तो अभी भी ना 20 की तैयारी कर ले। तो मैं कोविड को आपने अपॉर्चुनिटी में बदल लिया अपने लिए, हाँ सर, कह सकते हैं ना। हाँ तो मैंने ऐसी एन अकेडमी खोला एक दिन, तो उसमें पर प्लस लिखा आ रहा था। अच्छा। अब मैं कंफ्यूज था कि ये प्लस क्यों आ रहा है। तो मेरे एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा कि ऐसा एन अकेडमी में प्लस सबके आता है या फिर जो लेते हैं उनकी आता है। तो बोला जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसकी आता है। फिर मैंने वो पुरानी मेज देखी तो अभिनय सर ने वो सब्सक्रिप्शन दे दिया था मेरे को। फिर मैंने अप्रैल से पढ़ाई शुरू कर दी। मतलब मैथ के लिए तो मैंने अभिनय सर के कुछ वीडियो थे यूट्यूब पे 2016-17 के टाइम के, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं वो, और हर टॉपिक में दोनों टू द पॉइंट पढ़ाया है, कुछ फालतू नहीं, सवाल बनाते फटाफट, बच्चे होते नहीं तो फटाफट कर देते थे। रिकॉर्डेड वीडियो है उसकी बात करो। 15-20 मिनट की वीडियो मैक्सिमम, हर टॉपिक की 10-15-10 मिनट। तो मैंने 15-20 दिन में सारी वीडियो देख ली वो पहले। फिर उनके नोट्स बना दिए, फॉर्मूला वगैरह लिख लिए जो भी थे। फिर उनकी मैथ की बस प्रैक्टिस की, उसके बाद मॉक टेस्ट दिए, प्रैक्टिस की। तो प्री तक तो मतलब ये सब ही किया मैथ में। फिर प्री तक मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब जैसे कुछ टॉपिक्स उनमें कई सवाल दिक्कत कर जाते हैं, जैसे ज्योमेट्री है और नंबर सिस्टम। ठीक है। तो जैसे ही प्री खत्म हुआ मैंने अनअकैडमी से अभिनय सर से ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम 2 ही टॉपिक बस पढ़ लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे को उनमें ही दिक्कत लगती थी। फिर मॉक्स वगैरह दिए, तो मॉक्स में हमेशा स्कोर अच्छा ही रहता था। मतलब ऐसे 1-2 सवाल गलत हो गए, कभी 2-3, तो मैथ में ज़्यादा कोई दिक्कत आई नहीं। मैथ का सिलेबस काफ़ी लंबा, काफ़ी टाइम लगता है लोगों को। पर वो ये कि पहले एक बार लेक्चर या नोट जहाँ से आप कर रहे हो एक टीचर को पकड़ लो, उसको ही फॉलो करो, उससे नोट्स बना लो, पूरा कंसंट्रेट कर लो एक बार, उसमें टाइम लगेगा। और एक बार फिर रिवीजन करोगे तो फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक एडवांस में तो अभिनय सर की एक बुक है लेविज एडवांस मैथ, ठीक है, उससे की थी। और अर्थमेटिक के उनके ऐप पे हैं, अभिनय मैथ नाम का ऐप है, उसमें उन्होंने PDF डाली हुई है अर्थमेटिक की, तो वो डाउनलोड की और वो सोल्व की। ऐसा क्या था कि वही 3-4 बार की, वो PDF भी वो बुक भी। और ऐसा किया बुक में मतलब पहली बार मुझे क्वेश्चन लंबे लगे या नए लगे या फिर नए अलग टाइप के रहे, जो मैंने वो सब मार्क कर ली, ये क्वेश्चन है, और अगली बार बस वही किए। अब ऐसा भी नहीं काफी टफ क्वेश्चन कर रहे हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यार इसमें भी टाइम लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है, तो बीच में मैं इजी क्वेश्चन भी कर लेता था। दिमाग को थोड़ा मतलब मैनिपुलेट करना भी जरूरी है, नहीं तो फिर बड़ा बोर हो जाते हैं। फिर वही क्वेश्चन 3-4 बार मैंने किए, तो मैथ में मतलब इतने में हो गया था, ज़्यादा कोई दिक्कत आई नहीं मैथ में। मैथ्स बेसिकली मैथ्स बैकग्राउंड था, मैथ्स पहले से ही अच्छा था, हाँ। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई, हाँ। इसीलिए थोड़ा जल्दी पूरा कर पाए। नहीं तो होता ना जैसे कुछ बच्चे जो बहुत एवरेज होते हैं मैथमेटिक्स में, उनको कम से कम 1-1 साल तो सिलेबस पूरा करने में, उस पर कमांड बनाने में लग जाता है। आपने उस चीज़ को थोड़ा मतलब जल्दी कर लिया कह सकते हैं उसके कंपैरिजन में। और ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि मैथ्स में बच्चों को अक्सर इस चीज़ में दिक्कत आती है और उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? मैथ्स में ना ज़्यादातर लोगों को ज्योमेट्री में दिक्कत आती है, जो भी एडवांस मैथ्स में दिक्कत आती है। तो ज्योमेट्री में वो ये कि पहले आराम से एक बार पूरा पढ़ो, सिलेबस कवर करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करो, तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम दूर आती है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी बेस्ड वाला है वो सब कर लेते हैं, जो नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें खुद से दिमाग लगाना पड़ता है या कोई लाइन इधर से ऐड करनी पड़ती है, उनमें दिक्कत होती है। तो उस टाइप की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वही है ज्योमेट्री में। तो बाकी जैसे मेंसुरेशन में है, मेंसुरेशन में क्या लोग सिलेंडर देखा, सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया, ऐसे पहले फिगर को थोड़ा विजुअलाइज करो कि पूछा क्या है फिगर में। अगर वो एक बार हो गया तो फिर टाइम लगेगा नहीं, इसमें फॉर्मूले अपने आप दिख जाएंगे। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मुझे लगता है सारा इमेजिनेशन का गेम है मोस्टली ना, उसमें जो 3D में सोच पाता है, अच्छा इधर से जा रहा है, अच्छा ये ऐसे बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। एक तो मैं पढ़ के लाइन बाय लाइन उसको 4 बार सोचने की कोशिश करूँ, अच्छा ये फॉर्मूला कैसे पुट होगा, और एक मेरे दिमाग में जैसे ही वो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे दिमाग में वो स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तो मैं उसका एरिया वगैरह, वॉल्यूम वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आसानी से कैलकुलेट कर पाऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली इन टॉपिक्स में ज़्यादा दिक्कत आती है, और उसको पहले कॉन्सेप्ट्स पे काम कर लें और फिर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बात बन सकती है। चलो अभी आ जाते हैं अपन किस पे, इंग्लिश पे। मतलब मेरे 2 ही वीक सेक्शन थे, इंग्लिश और GS। अच्छा। तो फिर मैंने जब इंग्लिश का, अब मैंने GS में और मैथ में तो मेरा जो रूममेट था राघव डाबी नाम था उसका, ठीक है, उसने पूछा कि क्या करूँ, उसने जो बोला मैंने वो करने आगे कभी कुछ सोचा ही नहीं। इंग्लिश में दोस्त भी मतलब बढ़िया मिल गए तुम्हें? हाँ काफ़ी, मतलब कह सकते हैं ना, मेरे दोस्त तो जो 5 फ्रेंड आपने बताया ना दोस्तों का, उसमें दोस्तों का ये मतलब ज़्यादा था। अच्छा। हाँ फिर गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, है ना, कि दोस्त मान लो ऐसे मिल जाए कि अच्छा और नीतीश क्या कर रहा है, पढ़ रहा हूँ, तो भाई छोड़ यार, पढ़ के क्या करेगा, आ जाना बत्रा सिनेमा पे चाय पीने चलते हैं यार। तो वैसे वाले दोस्त अगर हो तो वो एक बढ़िया अच्छे स्टूडेंट को जो सिलेक्शन डिजर्व करता है, अच्छी रैंक डिजर्व करता है, अच्छी पोस्ट डिजर्व करता है, उसको बहुत पीछे खींच सकते हैं। और अगर आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, आपको गाइड करने वाले, जैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा होगा, हर बंदा ना कोई किसी का नाम लेता है, मेरा फ्रेंड था, अच्छा मेरे ताऊ जी का लड़का था, या मेरा एक टीचर था। एक अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए या अच्छा एक सजेशन देने वाला मिल जाए, उसका भी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
वो आपकी जर्नी, मैं ये नहीं कहता कि सिलेक्शन उसके दम पे होता है, लेकिन किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स आएंगे या फिर कितना टाइम लगेगा, उसको वेरी करवा देता है। वो एक छोटी छोटी सलाहें जो होती हैं उसमें बड़े वेरिएशन लेके आ जाती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इंग्लिश में उसने कुछ बताया था, वो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया, नाम तो मेरी याद नहीं है वैसे भी क्या बताया। अच्छा। फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया टीचर्स को ऐसे CGL इंग्लिश, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियो आ गए। अब उसमें कोई 15 मिनट का था, कोई 20 मिनट का, कोई 30 मिनट का। आपका वीडियो दिखा हुआ था 1.5 घंटे का। अच्छा। मुझे लगा ये कुछ थोड़ा अलग है, ये देखते हैं। तो मैंने वो वीडियो देखा, तो मतलब काफ़ी सही लगा। उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आपने बताया था कि नाउन वगैरह सब फर्स्ट लेक्चर में कैसे क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन मैन पैसिव एक्टिव कैसे देखते हैं। तो फिर मैंने 2-3 वीडियो और देख लिए वहीं से। फिर मेरे को लगा कि ये काफ़ी सही लग रहे हैं, तो अनअकैडमी से कर लेते हैं कोर्स। फिर देखा अनअकैडमी अब थे, उसने बताया था आपने। तो फिर मैंने आपको जो अनअकैडमी का तुम्हारा तुक्के से मिला हुआ सब्सक्रिप्शन था, जिसको तुम लेके भूल भी गए थे, इन्होंने एक टेस्ट दिया अनअकैडमी का, उसमें इनकी रैंक 1 आ गई और इन्होंने उसको देख के छोड़ दिया। और उसमें बेसिकली वो टेस्ट ऐसा था कि इसके अंदर जो टॉपर था उसको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल रहा था, तो इनको मिल गया सब्सक्रिप्शन और ये लेके बैठे, छोड़ दिया उसको देख रहे थे जाके उसको कितने टाइम बाद। और उसमें फिर इनको लगा कि चलो ठीक है अब इनसे पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चे, इनका जो सिलेक्शन है उसके अंदर टीचर का रोल मैं अपना रोल बहुत कम मानता हूँ। ये वाकई में पढ़ने वाले जो बहुत क्रीम लेयर होती है उसके अंदर आते हैं, लेकिन चलो फिर भी ठीक है, इन्होंने पढ़ा और उसके लिए अगर ये कुछ क्रेडिट देते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी और आगे फिर क्या किया, मतलब कोर्स शुरू कर दिया सीधा अनअकैडमी से, वहीं से भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है ही, ये टीचर अपने को यूट्यूब पे ठीक लग गया, ये अनअकैडमी पढ़ा ही रहा, चलो यहीं पढ़ो। ठीक है। तो मतलब पूरा कोर्स देखा वो आपका जो था। फिर क्या रीडिंग के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा मेरे को। रीडिंग के लिए क्या, पहले बीटेक की तो वहाँ सब पढ़ना पड़ता था इंग्लिश में ही। और एक मेरी आदत थी कि क्रिकेट को बहुत थोड़ा सा फॉलो करता था। ठीक है। तो क्रिकेट का मैच में अगर लाइव भी देख रहा हूँ ना, तो भी क्रिकेट की पूरी कमेंट्री पढ़ूंगा। और अच्छा। 1 नहीं 2 या 8-10 सालों से ही कर रहा हूँ। तो मतलब इस तरीके से रीडिंग की हैबिट डेवलप हो गई थी। तो मैंने ऐसे कोई न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़े। इवन मैंने कुछ पढ़ी थी मतलब बुक्स, वो भी ऑटोबायोग्राफी कोहली की, द्रविड़ की, गांगुली की। अच्छा, मतलब जिसमें इंटरेस्ट था वही अपनी इंटरेस्ट की चीजें कर लो। तो तुम्हारा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था तो तुमने स्पोर्ट्स की ही चीजों को पढ़ना चालू कर दिया, स्पेशली क्रिकेट, वही मैंने सब पढ़ा बस रीडिंग के लिए। तो फिर क्या था, दिक्कत वो थी एक मेरी वोकैब की। अच्छा। कि वोकैब पहले जो पढ़ी थी टेक्निकल, वो इधर कुछ काम नहीं आता, ऐसे सी पूरी वोकैब अलग है। तो मैं वोकैब के लिए क्या करूँ, मैं वोकैब बुक से पढ़ने लगा। लिंक टू पैरामाउंट थी तो ठीक है। एक वो आती है वर्ड पावर मेडीजी। तो फिर मतलब वो याद तो हो रही थी, पर मतलब मेरे को लग रहा था टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें, और मतलब रिटेन नहीं कर पा रहा इतनी। तो मैंने ऐसे यूट्यूब पर सर्च किया फिर कि वोकैब फॉर दिस ऐसे CGL। तो ऐसे कुछ वीडियो आए, मेरे आपका कौन टीचर था क्या था वो, मैंने वो देख लिए। अच्छा। उसके सारे वीडियो देखे, 700-800 वर्ड उसमें हो गए। ठीक है। उसमें टीचर ने मतलब कुछ ट्रिक से याद करवाते कुछ ना कुछ। इतने में आप भी एक कोर्स लिया था नेगेटिव वोकैब का। ठीक है। तो फिर मैंने वो भी देख लिया, सब 2x पे। इवन आपका जो मैंने कोर्स देखा वो रिकॉर्डेड देखा था 1.75x पे, उसी में नोट्स बनाए थे, मैंने लाइव कुछ नहीं देखा। ठीक है। तो फिर वो देख लिए, फिर मेरे को आदत हो गई थी फिर तो वोकैब याद करने की। फिर मैंने बुक से पढ़ ली, लिंक टू पैरामाउंट थी अपनी, एस बक्सी को 1 वर्ड्स पढ़ लिए। फिर जैसे मैं बोलता हूँ आप सब लोगों को भी कि होता क्या ना, मान लो मैं कोई ऐसी किताब उठाऊं जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप हो रहा? क्योंकि आपने उसके क्वेश्चंस पहले मतलब देखे नहीं हो, आपके लिए वो सारे नहीं है। मान लो एक किताब उठाई मैंने वोकैब की, मैं 10 अगर उसके अंदर वर्ड्स पढ़ रहा हूँ, 10 में से मेरे को 1 आता है, तो उस किताब में इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। लेकिन अगर मान लो 10 वर्ड्स हैं और 10 में से 5 मुझे पहले ही आते हैं, तो एक पुराने स्टेप की जो मोटिवेशन है, पुराने काम से जो यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी, वो आगे के लिए आपको मोटिवेट कर देगी। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपका वोकैब में खुद से इंटरेस्ट बन जाए सीधा बुक से, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं बन रहा तो रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो, कोई डेमोनिक से अगर वोकैब पढ़ा रखी है वो देख सकते हो। एक बार आपने 3-4 हज़ार वर्ड्स अगर आपने ऐसे करके खत्म कर लिए, तो उसके बाद आपका बुक में इंटरेस्ट अपने आप ही जगने लग जाएगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे एग्जांपल अपने को मिल रहा है। ठीक है। फिर तो मैंने वो सब पढ़ के फिर रिवाइज याद हो गया। ठीक है, फिर मैं रिवाइज करता था, A3 साइज के पेपर में मैं लिख लेता था जो वर्ड मुश्किल लगते थे या नहीं होते थे याद। ठीक है। तो ऐसे कर करके मेरे मतलब रूम की एक पूरी दीवार भर गई थी। इसमें वोकैब इंग्लिश में मैथ के फॉर्मूलाज वगैरह भी थे, हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स भी थे, मतलब पूरी मेरी दीवार भर गई थी। मैंने उसकी मतलब कोरा पे शेयर भी की फोटोज, आपको दिखाऊंगा इस दिन बाद। मतलब निकलता बढ़ता रूम में मैं वो पढ़ता रहता था, देखते रहता था। ये तो वो देखिए मैंने कोरा वाले रिव्यू में तुम्हारी वो फोटो भी देखी है मैंने। वो मेरे वाले रूम से जब मैं तैयारी करता था, मैं अपनी फोटो देखता, उससे भी बहुत ज़्यादा भरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है। हाँ, तो मतलब वो है कि रूम में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इधर रूम में घूम रहा हूँ, तो भी वो पढ़ लिए। तो मतलब फिर हमेशा वो सामने दिखते रहते, तो याद हो गए धीरे धीरे वोकैब। ठीक है। वोकैब तो ऐसे हो गई, और रीडिंग में कोई दिक्कत थी नहीं। असली बात थी ग्रामर में एरर्स की। तो एरर्स के लिए आपने 2 बुक बताई थी, मिरर ऑफ कॉमन एरर, लिंक टू पैरामाउंट। दोनों बुक मैंने खरीद ली।
3-4 बार वो सोल्व की पूरी, हर बार सारी रन लगाई। और उसमें मेरा जो डाउट है वो आपने एक सीरीज चलाई थी मिरर ऑफ कॉमनर और प्रिंटेड प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की। ठीक है। मैंने वो वीडियो निकाले, जो क्वेश्चन में दिक्कत आई वो क्वेश्चन उधर देखा, क्योंकि जो उधर सॉल्यूशन लिखे हैं वो अलग तरीके से लिखे हैं। तो जो आपसे कोर्स कर लिया फिर मेरे वो समझना थोड़ा मतलब वो याद करने जैसा हो गया एक तरीके से, और याद करने जैसा मेरा कुछ पसंद पहले नहीं था कि कुछ लॉजिकल वे में समझ में आए तो मैं कुछ देखूँ। फिर मैंने वो वीडियोस आपके निकाले तो सारे सॉल्यूशन उसमें देखे जो भी मेरे को दिक्कत आई। पहली बार तो ऐसे कि लिख ली जो भी दिक्कत आई हो, और दूसरी बार तीसरी बार उसी बुक से, मतलब ऐसे कुछ नहीं कि दूसरी बार बोर हो गए तो दूसरी बुक उठा ली, वही बुक करनी है 3 बार 4 बार जितने बार भी, क्योंकि नई बुक से करेंगे तो क्वेश्चन वही है उधर भी, मेरा अपने को टाइम ज़्यादा लगेगा दूसरी बुक से करेंगे तो, क्योंकि एस में पैटर्न तो वही है, वही क्वेश्चन आने हैं, तो ऐसा ही एक से ही करो। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ अगर सॉल्यूशन वैसा मिल जाए ना थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। तो इसीलिए मैंने जो लिंक टू पैरामाउंट हो गया जिसको केडी कैंपस वॉल्यूम 1 बोलते हैं, या मिरर ऑफ कॉमनर्स होगी, उनकी एक डाउट सीरीज बना दी। जब तक अपनी एरर प्रूफ नहीं आई थी, अब अपनी बेसिकली मैंने कलेक्शन करके एक बुक बना दी है कि 200 एरर है, उनका कलेक्शन करके बुक बना दी, और उसमें सॉल्यूशन मेरे हिसाब का हो गया कि उसके लिए बच्चे को कोई अलग से भटकना ना पड़े, 3-4 सोर्स को ना रेफर करना पड़े प्रैक्टिस के लिए। एक ही जगह पे उसको 200-250 सवाल मिल गए, सीधा अपना चैप्टर खत्म किया, सीधा उनको प्रैक्टिस कर दी, उसमें सॉल्यूशन मेरे हिसाब के। फिर भी अगर कुछ डाउट बचता तो इसकी भी मैंने डाउट सीरीज चला दी कि डाउट के लिए बच्चे को परेशान नहीं होना पड़े, कि जो मेरे से पढ़ रहा है उसको डाउट के लिए कहीं और ना भटकना पड़े, बुक भी उसके लिए अच्छी अवेलेबल हो। उसके बाद अगर बुक को करने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद भी अगर कुछ डाउट्स है तो उसके लिए भी वीडियोस बना दी। तो मुझे लगता है कि हेल्पफुल होता होगा स्टूडेंट्स के लिए शायद। इंग्लिश में मतलब मेरा ठीक हो गया था, पर मतलब पहले कॉन्फिडेंस कमी थी, वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब हाँ मैं इंग्लिश में अच्छा इसको कर लूँगा। और एक आपने जो प्रैक्टिस बैच चलाए थे ना, इसके मतलब फ्री के बाद चलाए थे मैं इसके लिए प्रैक्टिस बैच, तो मैं क्या करता था, जैसे मतलब ऑफिस जा रहे हैं, ईयरफोन लगाए, प्रैक्टिस बैच चला रहे 1.75x में। अच्छा हाँ, क्वेश्चन आपने कराया वो आ रहा है अगर तो कॉल में मारा और फटाफट आगे कर लिया, क्वेश्चन पहुंच गए। क्योंकि उसे नहीं आ रहा था उसका सॉल्यूशन देख लिया। तो ऐसे ही मतलब लंच टाइम आधे घंटे का था, उसको एक्सटेंड करके 1 घंटा कर लिया, एक लेक्चर था देख लिया, एक ऑफिस ज़्यादा टाइम देख लिया, एक आधे टाइम देख लिया। तो प्रैक्टिस में सारे ऐसे ही लगाए मैंने, ऑफिस आते जाते टाइम, मतलब एक्स्ट्रा कोई टाइम। कहने का मतलब ये जो सारी तैयारी चल रही है ये सब जॉब के साथ साथ ही चल रही है। हाँ, जॉब ज्वाइन करने के बाद जो लोग, मतलब मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग बहाने मारते हैं कि अच्छा मैं पढ़ नहीं पाता, अच्छा मैं ये नहीं कर पाता, मैं तो ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, या सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कुछ नहीं कर रहे, सारा दिन फ्री है, फिर भी अगर कायदे से पूछो कि पढ़ कितने घंटे रहे, उससे 1.5 घंटे 2 घंटे। यहाँ पे बंदा जॉब भी कर रहा है, जॉब के साथ साथ भी तैयारी कर रहा है, आने जाने के टाइम को भी यूटिलाइज कर रहा है। तो जब आपको कुछ चाहिए होता है ना तो फिर वो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत मांगता है। अगर दुनिया से आपको हट के कुछ चाहिए ना तो दुनिया से हट के फिर मेहनत भी मांगता है, वो चीज़ डिजर्व करती है। तो ये तो हो गई इंग्लिश की बात। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया और फिर उसको कैसे टैकल किया? हाँ, एक मैथ एरर का था। फिर क्या, मैं मैथ्स के मौके था, मेरे 165-70 के आसपास जाके स्कोर इतने ही आ रहे लगातार। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सारे मॉक्स उठाए जो दिए थे वो, उनमें एक एक्सेल शीट बनाई मैंने, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर, सबके अलग अलग सेक्शन बनाए, किस मॉक में कितने नंबर आए वो निकाले। बेसिकली एनालिसिस किया। हाँ, कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है। तो फिर मेरे को लगा कि कहीं पे PQRS में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन मामला थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है। कहीं जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है उसमें कहीं दिक्कत हो रही है। तो मैंने वही चीज़ें दोबारा रिवाइज कर ली, जैसे को किसी टॉपिक में दिक्कत आई तो वो दोबारा टॉपिक रिवाइज कर लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली वापस, फिर मॉक दिए। तो ऐसे कर करके वो 180-185 वाले रेंज में आ गए मार्क्स। इसलिए प्रॉब्लम पता हो तो सॉल्यूशन ढूंढना आसान हो जाता है। जब तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता, आप मॉक पे मॉक दिए जा रहे हो, एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो कि मेरे नंबर कहाँ कट रहे हैं। बच्चे आते हैं सीधा कहते हैं सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, सर मेरे तो मॉक्स में मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। किस चीज़ में नहीं बढ़ रहे, पहले ये तो पता करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो, मतलब बेसिकली आपने मॉक तो सॉल्व कर लिया, जब तक आप उसका एनालिसिस ही नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि किस पोर्शन में दिक्कत है। और जब तक प्रॉब्लम ही नहीं पता तब तक तो इलाज भी नहीं हो पाएगा। ये तो वही वाली बात हो गई, डॉक्टर को जाके कह रहे हैं दर्द हो रहा, डॉक्टर पूछेगा किस चीज़ में दर्द हो रहा है, नहीं दर्द हो रहा है, तो पहले बता तो दो किस चीज़ में दर्द हो रहा है, तभी तो वो इलाज करेगा। भी सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, जब तक तुम्हें बीमारी नहीं पता तब तक इलाज कैसे कर पाओगे? तो प्रॉब्लम नहीं पता तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? जितना इंपॉर्टेंट है मॉक्स को लगाना, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक्स का अच्छे से एनालिसिस करना। मॉक्स इस चीज़ का टेस्ट होता है कि हमें आता क्या है, लेकिन हमें इस चीज़ में भी तो काम करना है जो हमें नहीं आता है। चलो ये तो बात हो गई अपनी मैथ्स की। इंग्लिश की, रीजनिंग की बात करूँ अगर मैं, रीजनिंग मेरा था सर कि मैथ अगर अच्छी होती तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली काफ़ी टॉपिक्स अच्छे रहते हैं। ठीक है। तो मेरे को मतलब जैसे कुछ टॉपिक में दिक्कत थी, जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया और एक ब्लड रिलेशन। तो मैं नॉर्मली ऐसा के यूट्यूब पे काउंटिंग ऑफ फिगर्स पे कोई वीडियो 15 मिनट की वीडियो आई, उन्होंने 2-3 चीज़ें बता दी ये है
वो मैंने कॉपी में लिख ली, खत्म। फिर ब्लड रेशन उन्होंने बता दिया ऐसे जेंडर वाइज प्लस माइनस लिख लो, ऊपर एरो इधर लगाओ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिखो, वो देख लिया, छोटी छोटी वीडियो। बस फिर प्रैक्टिस में भी, और टेक्स्ट बुक में जो मॉक था प्री के वो, उसके जो सेक्शनल टेस्ट थे वो, टॉपिक वाइज टेस्ट थे वो, उसके अलावा कोई बुक नहीं खरीदी रीजनिंग की, बस वही रीजनिंग में प्रैक्टिस की। तो रीजनिंग में मतलब ऐसे बीच में ऐसा हुआ था ना कि मेरे जो मॉक देता था हमेशा रीजनिंग में 50 से 5 ऐसे नंबर आते थे। बीच में क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं ना और सीरीज के क्वेश्चन, समझ गए। तो एक बार मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, उनको देख के डरने लगने लग गया था कि अब ये वाला सवाल आ गया तो ये नहीं होगा। तो 45 पे आगे टक गए थे नंबर एक बार मॉक में। फिर वो मैंने सोचा कि क्या करूँ, तो मुझे लगा कि ये परसेप्शन है ना, ये छोड़ना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन देखते कि ये नहीं होगा। तो फिर मैंने वो बदला, फिर क्वेश्चन देख के सोल्व करने की कोशिश करता था पहले, और धीरे 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 फिर वो होने लगे, और फिर वो प्री में पूरे 50 आए थे रीजनिंग में। चलो बहुत बढ़िया। और रीजनिंग को लेके कोई ऐसा बच्चों का आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा मिथ है, रीजनिंग को सब हल्के में लेते हैं, रीजनिंग को लेके ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगा हो कि शुरुआत में शायद मेरे को ये बात पता नहीं थी, शुरू में मैं ये गलती कर रहा था, ये बाद में मैंने सुधार करी, बाद में मैंने चेंज करे, ऐसा कुछ? रीजनिंग में वही, अब ज़्यादातर लोगों को दिक्कत उसमें नंबर सीरीज में ही होती है, तो वो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो अच्छा होता जाएगा। बेसिकली उसमें कोई ज़्यादा ट्रिक्स पे और इन चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेनली प्रैक्टिस का गेम है सारा। कि जब तक आप देखोगे अच्छा ये स्क्वायर से सीरीज कैसे है, प्लस करके कैसे बनती है, माइनस करके कैसे बनती है, डिवाइड करके कैसे बनती है, तो सिंपल सी बात है, इसमें मैथ्स वाले गेम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना मुझे लगता है गलत नहीं होगा कि रीजनिंग का जो सीरीज टॉपिक है वो रियलिटी में मैथ्स का ही टॉपिक है, वो एपी जीपी वाला वो सब कॉन्सेप्ट भी लग जाते हैं, कह सकते हो कि वो मैथ्स वाला ही है और प्रैक्टिस का ही उसका गेम है। और जीएस की जीए कह लो, जीएस कह लो, उसकी बात करें, जीएस सर बैकग्राउंड एकदम जीरो था जीएस में, तो सबसे ज़्यादा डर जीएस का कि इसमें कैसे होगा। ठीक है। तो फिर मैंने एक वीडियो देखी थी, रहमा सर का कोई इंटरव्यू था, उसमें कोई नाम तो मुझे याद नहीं, उन्होंने बोला था कि मनोहर पांडे की बुक आती है 20 रुपये की, अच्छा, वो खरीद लो, उसने वही पढ़ी थी। तो मैं गया मुखर्जी नगर, वो बुक ले ली 20 रुपये की एक, और आ गया कि बस हो गया जीएस का काम। अच्छा। मैंने 2 दिन तो पढ़ी वो बुक। हाँ। बुक तो अच्छी है, मतलब पर वो ना कि मतलब डायरेक्ट बुक से पढ़ने की भी आदत नहीं थी, जैसे जीएस वगैरह, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं, ऐसे तो नहीं होगा। फिर मैंने वही अपने कॉलेज वाले दोस्त राघव से पूछा कि क्या करूँ, तो उसने एक नाम बताया, जितेंद्र सर अनअकैडमी का। ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ाता। हाँ, उनसे देखो एक बार। तो मैंने क्या वही अनअकैडमी से पढ़ना शुरू कर दिया, पॉलिटी पढ़ी पहले, फिर हिस्ट्री पढ़ी, तो इतना इंटरेस्ट बन गया था कि आज मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट पूछेगा तो मैथ नहीं हो, जीएस है। बहुत। तो उस टाइम पे क्या था कि अप्रैल मई में मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं दिन में 8-8 घंटे उनकी वीडियो देखता था, और 2 महीने में मैंने जीएस का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया था, वीडियोस जो भी थे। भी उसको तुमने रिकॉर्डेड 2x स्पीड पे? हाँ, रिकॉर्डेड नोट्स अपने खुद के बनाए, जितना मैं डिटेल में लिख सकता था, जितना क्रोनोलॉजी वाइज जो भी उसमें फालतू उन्होंने कुछ बताया वो लिख लिया, सब लिख लिया कि अब आगे रिवाइज करने में दिक्कत ना रहे, ताकि खुद के नोट्स से जल्दी रिवाइज करने में आसान रहती बाद में, कि दूसरे के पढ़ोगे तो वही पर नोट समझो, फिर दोबारा पढ़ो उसको, तब समझ में आएगा। खुद के नोट्स हो तो फटाफट पढ़ सकते हैं। तो वही सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए। फिर मेरे को साइंस में तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पहले से पढ़ी हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं लगा, फिर मैंने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन देखे, उसमें क्या बायो के हर उसमें क्या 2 क्वेश्चन बायो का था, फिजिक्स केमिस्ट्री के, मतलब बायो को नहीं फंसता ही फंसता। बायो की जरूरत, तो मैंने क्या कि बायो पढ़नी पड़ेगी, बायो थी तो उसने पढ़ाई नहीं थी, अब क्या करूँ। तो एक टीचर थे शायद अंकित अवस्थी सर नाम उनका, तो उन्होंने बायो पढ़ाई थी। अच्छा। मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था तो बायो की उनको मिल गई, तो मैंने बायो उनकी देख ली, और बायो के मेरे 2 क्वेश्चन आए, और दोनों उसी में से ऐड की पढ़ाई मैंने। बहुत बढ़िया। हाँ, जीएस में तो जीएस तो ऐसे किया था। करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक यूट्यूब पे चैनल है एमजीटी करके है, अच्छा, वही डेली की 10-15 मिनट की एक वीडियो आती है उनकी, और बाद में पीडीएफ, मंथली पीडीएफ 15 दिन की पीडीएफ देते हैं, तो वो पढ़ी थी। बाकी मैंने करंट अफेयर्स 6 महीने का पढ़ा था, पर एसएससी लगभग 1 साल का पूछ रही है, तो करंट अफेयर्स ज़्यादा नंबर नहीं आए थे, पर पढ़ाया अच्छा है उन्होंने। करंट अफेयर्स ऐसे किया था। तो ये बात हुई अपनी मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की और जीएस की, है ना। इसके अलावा मतलब कुछ ना स्टूडेंट्स मुझे लगता है कई बार ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि पढ़ रहे हैं 2-3 दिन तो पढ़ाई अच्छी हुई, उसके बाद क्या होता है कि पढ़ने का आगे मन नहीं कर रहा, या ऐसा लग रहा है कि 10 दिन 15 दिन तो अच्छी पढ़ाई, उसके बाद थोड़ा डीमोटिवेटेड सा फील हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि जितना आज मुझे पढ़ना चाहिए था मैं उतना नहीं पढ़ पा रहा। और ये मुझे लगता है कोई भी एस्पिरेंट नहीं है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिसने इस सिचुएशन को फेस नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन कभी आती थी तो उसको कैसे टैकल करते थे? सर डीमोटिवेशन सब में आता है, और डीमोटिवेशन नहीं आया ऐसा तो मेरे को मिला नहीं आज तक कि नहीं है। तो ऐसा है कि मतलब एक बार लगा कि यार क्या, फिर तो वही सोचना है कि करना क्या है आगे, गोल क्या है अपना, तो वो रहेगा। अगर नहीं कर रहे मूड तो थोड़ी देर मत पढ़ो, कुछ भी जो जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है वो करो। पर ऐसा है कि फिर ध्यान वहाँ होना चाहिए करना क्या है, तो फिर अपने आप मोटिवेशन आएगा अंदर से कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो वो अरे उस टाइप ऐसी चीज़ पढ़ो जो तुम्हारा इंटरेस्ट है। जैसे मैथ में इंटरेस्ट तो मैथ ही पढ़ो, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट मैथ में है लेके जीएस बैठ गए फिर और पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो वो वही सब्जेक्ट पढ़ो, और ऐसा है कि मतलब लगातार 6 घंटे पढ़ रहे हो,
1-1.5 घंटे पढ़ लिए, फिर थोड़ा गैप होना चाहिए। मैं ऐसा करता था कि सुबह उठ गया, मान लो छुट्टी वाले दिन ना, सुबह पढ़ लिया 2-3 घंटे, फिर लंच कर लिया, फिर 2 घंटे फिर पढ़ा। मैं नहाने का प्रोग्राम उसके बाद रखता था कि तो फिर वो ब्रेक मिल जाएगा एक। फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़ लिए, फिर शाम के स्नैक वगैरह हो गए, फिर 2 घंटे पढ़ लिए, फिर मैं क्या शाम को दौड़ने वगैरह जाता था। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन एक जगह बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा एनर्जी, थोड़ा कुछ नया भी चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी अपन थोड़ा फिट भी रहते हैं, वो बहुत जरूरी है। अच्छा चलता है, लेथार्जिक हो जाता है ना आदमी, फिर उस टाइप से वही ज्यादा नींद आना, क्योंकि जितना आप बैठे रहोगे फिर उस टाइम पे ना फिर बॉडी की डाइट भी उतनी हो जाएगी, ज्यादा खाना खा लेना, फिर ज्यादा नींद आना। अगर उस टाइम पे एक्टिव रहते हो, थोड़ा मोटा चलना फिरना करते रहते हो, तो मुझे लगता है उससे ना कुछ पढ़ाई आपकी इंप्रूव ही होगी। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं 10 मिनट रनिंग करने चला गया, माय गॉड इसमें 10 मिनट में तो पढ़ लेता, लेकिन वो जो 10 मिनट आप रनिंग के लिए लगाओगे ना, मुझे लगता है उससे पूरा दिन आपका माइंड फ्रेश रहेगा, थोड़ी बॉडी में एक्टिविटी आएगी, तो उससे और ज्यादा चीजें निखर के आती हैं। और कोई ऐसी चीज जो मतलब इंस्पायर करती हो, या कोई ऐसी चीज हो जिससे ऐसा लगा हो कि यार ये करना है, मतलब जब भी आदमी डिमोटिवेटेड फील करता है या कुछ भी करता है, तो कुछ तो सोचता होगा ना कि यार नहीं ये करना, कुछ माइंड में ऐसा थॉट लेके आया क्या करेगा। अभी जो कर रहे हो ना जो सिचुएशन, उसमें जो दिक्कत है वो सोचो कि ये दिक्कतें हैं, और जब ये कर लेंगे ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो असली मोटिवेशन वही है कि ये जो प्रॉब्लम है उसको सोचो कि इतनी प्रॉब्लम है, ये सब खत्म हो। बहुत बढ़िया बात कही। बेसिकली क्या है कि बजाय कि कुछ और 10 चीजें सोचने के कि और क्या कर सकता हूँ यहाँ से ध्यान हटाने के, उसी चीज पर ध्यान लगा के भी अभी हो क्या रहा है, ये क्यों प्रॉब्लम, ये क्यों आ रही है, मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ पे आ रही है। अगर वो प्रॉब्लम पे ही अपन सोच के उसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो एक तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा कि मैं कुछ और सोचने लग जाऊँ, अच्छा आज मन नहीं कर रहा तो मैं मूवी देखने लग गया, फिर मूवी देख के आए तो और उल्टा गिल्ट हो जाएगा कि यार 3 घंटे तो मूवी देख के आ गया। इससे अच्छा तो उस दिन कुछ इंटरेस्ट का लेके बैठ गए, और अभी जो फिलहाल में दिक्कतें चल रही है, कहाँ पे स्कोर नहीं बढ़ रहा, उसी पे काम करने लग जाए। लेकिन मैं फिर बताऊंगा बच्चे, ये जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली ये वो वाले हैं जिनकी विल पावर है बहुत बहुत ऊपर, ठीक है। ये बातें मैं जानबूझ के इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ना, बातें सुन के बच्चे ना अनरियलिस्टिक अपने लिए गोल सेट कर लेते हैं। हर इंसान अलग अलग होता है। अब इस भाई से मैं पूछूंगा तो गेट में भी 1200 रैंक लिए बैठा है ना, CGL 2020 में भी रैंक लिए बैठा है, CGL 2021 में भी रैंक लिए बैठा है, दोनों बार 195 नंबर मार रहा है। तो इनका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप भी सोचो कि मैं भी जो इसने कर लिया वो हर चीज मैं कर सकता हूँ, अगर भैया हुसैन बोल्ट इतने सेकंड में भाग सकता 100 मीटर, तो मैं भी भाग सकता हूँ। तो अपने लिए कई बार ना हम बहुत अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं जिनको हम मीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, डिप्रेशन होती है, हम और गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो चीजें पॉजिटिव बताई वहां से अपने को पॉजिटिव सीखना चाहिए, लेकिन साथ में इनका बेस क्या था वो भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने पहले बीटेक कर रखी है, मैथ्स उनका उस टाइम से ही बहुत अच्छा था। कहीं आप ये सोचो कि अब इन्होंने कोविड से मतलब प्री से 1 महीना पहले तैयारी शुरू करी, अच्छा पेपर पोस्टपोन हो गया, इन्होंने 5-6 महीने में पूरा मैथ्स इंग्लिश रीडिंग सब कुछ निकाल के रैंक मिले है। तो उस चीज को समझो कि क्या इनका बेस है, क्या इनकी विल पावर है। उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कुछ मेहनत कम करी है, या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका तो ऐसे ही हो गया। दिन रात सोचो, जो बंदा मतलब ट्रेन में जा रहा है उसमें भी वीडियो देखता जा रहा है, जॉब भी कर रहा है वीडियो देखते जा रहा है, तो आप इसकी मेहनत को कम नहीं कह सकते किसी भी एंगल से। लेकिन इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि इसकी विल पावर, इसका जो लेवल है पहले से जो इसने बेस बना रखा है, वो काफी बच्चों से ऊपर डिफरेंट। तो अपने को अपने बेस पे ही अपने गोल सेट करने, उस हिसाब से अपनी टाइमलाइन बनानी। ये नहीं किसी टॉपर ने आके कह दिया कि भैया 3 महीने में हो गया, 2 महीने में हो गया, तो हम भी वैसी अनरियलिस्टिक अप्रोच बना ले। क्योंकि मास अपना कैसा है, टॉप टीम प्लेयर कैसी है, मैक्सिमम तैयारी करने वाला कैसा है, तो उसको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी मतलब तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे कि 2-3 बातें ऐसी जो आपको नहीं करनी है, या 2-3 बातें ऐसी जिनका आपको खास ध्यान रखना है, ये चीजें कर लेनी चाहिए, ऐसी कोई सलाह? एक तो सर मॉक्स में मतलब जैसे लोग जाते हैं और एकदम अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि ये तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो गया। तो उसके ऐसा ही मॉक्स में तुम जितने भी सिचुएशन सोच सकते हो सब क्रिएट करके देखो एक बार सिमुलेशन, क्योंकि मॉक इसीलिए है। मेरा क्या होता था कि मैं कई बार मैथ में मतलब टाइम से पहले बता सकता हूँ, तो मैं ऐसा करता था कि पहले 1 घंटे में जानबूझ के 40 क्वेश्चन करता था, लास्ट 1 घंटे के 60 बचाओ। उधर भी ऐसा होता है 40 ही हो सकता है, फिर लास्ट के 1 घंटे में 60 होगी, हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे प्रेशर में वो। और फिर एक ऐसा था कि वहाँ पर रूम बैठ के आराम से मॉक देते थे, और ये मास्क लगा के काम करते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ता है उसका। तो मैं एक मेरे को लगा कि ऐसा मास्क लगा के थोड़ा दिक्कत होती है, तो मैं मास्क लगा के मॉक देने लगा फिर रूम पे, कि पेपर में मास्क लगा के देना है। तो ये सब सिचुएशन एक बार रूम पे क्रिएट करके देखो, जो